हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज के इस इंडस्ट्री एनालिसिस में हम लोग केमिकल इंडस्ट्री का एनालिसिस करेंगे। एंड हम लोग यहाँ पे क्या एनालिसिस करेंगे कि हम लोग केमिकल इंडस्ट्री की डिफरेंट वैल्यू चेन्स में जाके देखेंगे कि इस टाइम पे क्या चल रहा है। जैसे देर आर मल्टीपल डिफरेंट प्लेयर्स, जैसे कोई फाइन ऑर्गेनिक्स है, कभी अल्काइल अमाइंस है, कोई एसआरएफ जैसा प्लेयर है, फिर कोई धर्मज कॉपगार्ड जैसा प्लेयर है, कोई इंसेक्टिसाइड्स इंडिया जैसी कंपनी है। देर आर दीज कंपनीज विच ऑपरेट इन डिफरेंट वैल्यू चेन्स। तो हम लोग यहाँ केमिकल इंडस्ट्री के एनालिसिस में हम लोग जो डोमेस्टिक फोकस्ड एग्रोकेमिकल कंपनीज है पहले उनका एनालिसिस करेंगे। फिर जो एक्सपोर्ट फोकस्ड एग्रोकेमिकल कंपनीज है हम लोग उनकी वैल्यू चेन में देखेंगे इस टाइम पे क्या चल रहा है। एंड ये पूरा एनालिसिस विल बी प्योरली ड्रिवन बाय डेटा एंड मैनेजमेंट कमेंट्रीज। थर्डली हम लोग क्या करेंगे कि जो स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज है, कोई पिगमेंट के अंदर ऑपरेट कर रहा है, कोई बेंजीन के अंदर ऑपरेट कर रहा है, तो वहाँ पे क्या चल रहा है इस टाइम पे। फिर हम डाइज की बात करेंगे कि डाइज के अंदर अगर रिकवरी आ रही है तो कहाँ पे रिकवरी आ रही है। देन हम लोग डिस्कशन करेंगे बल्क कमोडिटी केमिकल्स का, चाहे वो पीवीसी हो, चाहे वो आपका फिनॉल हो, चाहे आपका एसीटोन हो, चाहे आपका टेक्निकल अमोनियम नाइट्राइट हो, और अदर टाइप्स ऑफ बल्क केमिकल्स हो, हम लोग उनका डिस्कशन करेंगे। सो दिस इंटायर वीडियो विल बी ब्रोकन डाउन इनटू 5 to 6 की वैल्यू चेन्स। एंड फाइनली बल्क केमिकल्स में हम लोग कैम्फॉर का भी डिस्कशन करेंगे। एंड इसके साथ साथ जो ओलियो केमिकल या ओलियो केमिस्ट्री प्लेयर्स हैं जैसे फाइन ऑर्गेनिक्स हो गया, हम लोग उनका भी डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में कि रिसेंटली रिजल्ट्स के अंदर इन कंपनीज में क्या चल रहा है। So hopefully you like this video, and इस वीडियो में each and every value chain का breakdown along with different players में इस टाइम पे क्या हो रहा है हम लोग उसका डिस्कशन अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग हम क्या करते हैं इस वीडियो में, बिफोर गोइंग टू ईच एंड एवरी वैल्यू चेन, पहले हम देखते हैं कंपनीज के ऑपरेटिंग मार्जिन्स यूजुअली हिस्टोरिकली कहाँ तक फ्लक्चुएट करें। एंड देन हम ईच एंड एवरी वैल्यू चेन को देखेंगे जैसे हमने इंट्रोडक्शन के अंदर बात करी थी। तो पहले तो हम आके यहाँ देखते हैं कि डिफरेंट कंपनीज के और ईबिटा मार्जिन्स क्या रहे हैं इस सेक्टर में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ ताकि आप सब देख पाएं। तो यहाँ पे हम पहले आलती इंडस्ट्रीज का डिस्कशन करते हैं। तो आलती इंडस्ट्रीज में आप देखेंगे कि ऑन एन एवरेज ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ पे आप एक और भी चीज़ कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे एवरेज निकाल सकता हूँ। एंड एवरेज कहाँ की कर सकते हैं हम, यहाँ से लेके देन पूरे सेक्टर की मूवमेंट आई क्लिक एट दिस। सो बेसिकली पूरे सेक्टर की अगर हम एवरेज ईबिटा मार्जिन्स निकालते हैं, राइट, पूरे अगर हम कंपनीज का देखते हैं, दिस इज समथिंग विच आई विल पोस्ट इन द कमेंट सेक्शंस फॉर यू। सो बेसिकली पहले हम आरती इंडस्ट्रीज का एग्जांपल लेते हैं। तो आरती इंडस्ट्रीज के केस में एवरेज ईबिटा मार्जिन ऑलमोस्ट 18% का रहा है हिस्टोरिकली, जो भी 15% के आसपास है। बट दिस बिजनेस को टिपिकली इबिटा पर टन पे देखना चाहिए, बट फिर भी हम यहाँ पे ईबिटा मार्जिन अभी निकाल के देख रहे हैं। देन आरती फार्मा लैब्स तो रिसेंटली लिस्ट हुआ है, तो ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर हम ले जाएंगे, तो वहां पे हम इसको कवर करेंगे। देन कमिंग टू दिस बिजनेस दैट इज ऑफ अल्काइल अमाइंस, तो एवरेज ईबिटा मार्जिन ऑलमोस्ट 20 to 21% के बीच में है। बीच में 27 और 35% भी हो गया था। बट इस बिजनेस में अभी कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है पूरे सेक्टर में, जो हो सकता है कि एक ओवर सप्लाई का माहौल बन रहा है। अनुपम रसायन का एग्जांपल लेते हैं, तो एवरेज ईबिटा मार्जिन 26% है, जो भी 23% के आसपास आ गए। एप्कोटेक्स का एग्जांपल लेते हैं, तो एवरेज ईबिटा मार्जिन 12% के आसपास का है, जो भी 10% चल रहा है। देखिए मैं ये आपके साथ एक्सरसाइज क्यों कर रहा हूँ, just to find out whether these companies are trading below their average, these companies are operating below their average EBITDA margin or above their or above their average EBITDA margin. अतुल के अंदर 18% है, जो भी 14% हो गया। बट अतुल ऑल्सो एंजॉयड अ पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी बिकॉज चाइना में लाइक डाइस का प्रोडक्शन बंद हो गया था, बट अब बहुत तेजी से चाइना के डाइस का प्रोडक्शन वापस आया, वो भी हम कुछ डेटा देखेंगे वहाँ पे। बट अतुल बिफोर दिस पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी अगर हम यहाँ चेक करते हैं, इट वॉज ऑलवेज अर्निंग लाइक बिलो like 16% EBITDA margin, which is in line with their historical past, but these 3 years were really good for them. सिमिलरली यहाँ पे हम एक दो कंपनीज का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हम पहले दीपक फर्टिलाइजर का एग्जांपल लेते हैं। दीपक फर्टिलाइजर का एवरेज EBITDA मार्जिन 12% है, बट आज 15% हुआ है 2024 में। एंड इनकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो सस्टेनेबली कह रही है कि इनका EBITDA मार्जिन 18 to 20% होने वाला है। अब ऐसा क्यों होएगा वो हमें वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा, राइट। तो फर्स्ट मैं आपको यहाँ पे क्यूरियोसिटी दे रहा हूँ। दीपक नाइट्राइट का एग्जांपल लेते हैं, तो 17% का एवरेज ईबिटा मार्जिन है, जो भी आई थिंक दिस फाइनेंशियल ईयर में भी कुछ वापस चेक करेंगे 16 to 19% के बीच में था। फाइन ऑर्गेनिक के केस में 20% इज द एवरेज ईबिटा मार्जिन, जो भी 25% चल रहा है।
बिकॉज फाइन ऑर्गेनिक के केस में क्या चीज़ है कि इनका जो रॉ मटेरियल का प्राइस है वो FY25 FY24 के अंदर काफ़ी तेज़ी से गिरा, एंड इनके जो एंड प्रोडक्ट का प्राइस इतनी तेज़ी से नहीं गिरा, तो इट वॉज ऑलवेज दे हैड दिस एडवांटेज इन FY24. देन सिमिलरली एक दो बिजनेसेस का एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे हम एग्जाम्पल SRF का लेते हैं. तो SRF का एवरेज EBITDA मार्जिन 20% है लॉन्ग रन के अंदर, अगर हम यहाँ चेक करें, एंड आज भी 20% के आसपास है. तो बेसिकली इट इज ट्रेडिंग इन लाइन विद देयर एवरेज EBITDA मार्जिन्स. बट जब ऑपरेटिंग लेवरेज छूटी थी SRF के बिजनेस में, तो दीज मार्जिन्स ऑल्सो वेंट टू अ रेट ऑफ 25 to 24% ऑड के आसपास. तो दैट इज ऑल्सो हैपेंड इन द पास्ट. विनीति ऑर्गेनिक्स के केस में देखते हैं तो एवरेज EBITDA मार्जिन 30% है, बट अब लास्ट 1 ईयर में 25% के आसपास आ गए. तो विनीति में भी स्ट्रक्चरल रिडक्शन ऑफ EBITDA मार्जिन की तरफ जा रही है. वो ऐसा क्यों हो रहा है वो हम वीडियो के अंदर देखेंगे. बट दिस इज हाउ वी स्टार्ट विद मार्जिन की इस पूरे सेक्टर के अंदर कंपनीज के मार्जिन को क्या हो रहा है, एंड कंपनीज के मार्जिन जो एवरेज EBITDA मार्जिन है, कुछ कंपनीज के बिलो एवरेज EBITDA मार्जिन आए 2024 में. तो इस वीडियो का पर्पस क्या है, ये जानना कि वेदर दिस बिलो एवरेज EBITDA मार्जिन विल सस्टेन और वेदर इट विल गो बैक अबव. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट ओवर हियर. नाउ जस्ट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, इस बुल मार्केट की फ्रेंजी के अंदर काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स एंड अप बीइंग स्टक इन नॉइज, या फिर आपके काफ़ी लोगों के पास एक एग्जिट सिस्टम नहीं होता. तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न अबाउट योर ओन फाइनेंशियल प्लानिंग. अगर आप एक्टिव इन्वेस्टिंग करते हैं तो आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग इंडिपेंडेंटली भी कर सकते हैं. सेकेंडली, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न अबाउट हाउ टू फाइंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस या फंडामेंटल एनालिसिस को कैसे सीखें. थर्डली, आपको क्या सीखना चाहिए कि कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू को हम कैसे निकालें. फोर्थली, यू शुड लर्न इंडिपेंडेंटली एंड अ सिस्टम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट्स, कि एग्जिट सिस्टम अगर आपको आ गया, वेदर इट्स बेस्ड ऑन वैल्यूएशंस, रिवर्स GCF और वन विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विच विल डिस्कस लेटर. तो आपको वो एक चीज़ सीखनी बहुत ज़रूरी है एक बुल मार्केट के अंदर. फिफ्थली, आपको ये सीखना है कि आप बिजनेसेस को कैसे फिल्टर कर सकते हैं. एंड फाइनली, यू नीड टू लर्न दैट हाउ टू लुक एट द लैंग्वेज ऑफ ईच एंड एवरी डिफरेंट सेक्टर. All these things are part of one SOIC membership, and in bull markets, it becomes extremely important to first learn and then focus on earning. So SOIC membership is designed in such a way कि आपको ये सारी 6 learnings की जो significance है पूरी membership के अंदर मिलेगी. एंड साथ साथ हमारा एक SOIC क्रैश कोर्स भी है, जिसमें लेवल 2 से लेके लेवल 6 तक सब कुछ एक क्रैश कोर्स के अंदर अपलोडेड है. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द SOIC membership, the link is there in the description below, and you can use the coupon code SOIC bull market for a 10% off, which is there for a limited period time. बिकॉज आज हम बुल मार्केट में, तो बुल मार्केट में अपने साथ लर्निंग करना इज मोर इम्पॉर्टेंट. इसके साथ साथ हम लोग अभी एक हैदराबाद के अंदर इवेंट कर रहे हैं विच विल बी डन ऑन 28 जुलाई. एंड हैदराबाद के इवेंट में आई विल बी प्रेजेंटिंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हेन डू वैल्यूएशंस मैटर. एंड मेरे साथ चार्टिस्ट विच इज हिमांशु इज ऑल्सो डूइंग अ सेशन विच इज प्योरली ऑन ऑल्टरनेटिव एंट्री पॉइंट्स की स्टॉक्स के अंदर एंट्री पॉइंट्स क्या होते हैं. So this event will be there on 28th of July, and this event will be done between 9 AM till 5 PM, which is the SOIC Investor Pulse event, which is for the first time being done in Hyderabad. तो पहले तो हम स्टार्ट करते हैं जितनी भी बल्क कमोडिटीज है उनके साथ. तो बल्क कमोडिटीज में हम 4-5 सेक्टर कवर करेंगे, एंड बल्क कमोडिटीज में हम लोग स्टार्ट करते हैं अमाइंस के सेक्टर के साथ. तो अमाइंस का एक ऐसा सेक्टर है जो एक डुओपोलिस्टिक इंडस्ट्री है जिसके अंदर सिर्फ बालाजी और एल्काइल अमाइंस है. बट ऐसा ज्यादा समय के लिए रहने नहीं वाला, क्योंकि इनका एक एंड कस्टमर बैकवर्ड इंटीग्रेट करके मिथाइल अमाइंस के अंदर आ रहा है. तो यहाँ पे देखते हैं अभी अमाइंस में क्या चल रहा है. तो अमाइंस एक डुओपोलिस्टिक इंडस्ट्री है, 2 लोगों की इंडस्ट्री है जो एग्रोकेमिकल्स और फार्मास्यूटिकल के अंदर अमाइंस यूज होती है. बट देयर इज एन अपकमिंग ओवर सप्लाई इन मिथाइल अमाइंस, क्योंकि मिथाइल अमाइंस में क्या हुआ है कि डोमेस्टिक जो डिमांड है वो 70 to 75,000 टन की है. अगर आप यहाँ चेक करते हैं कि डोमेस्टिकली 70 to 75,000 टन की मार्केट है, एंड बालाजी अमाइंस इटसेल्फ इज पुटिंग अप अ ह्यूज प्लांट विच गोज लाइव बाय December 2024. एंड एक जो इनका कस्टमर है आलती ड्रग्स, वो भी मिथाइल अमाइंस में अभी बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं. तो यहाँ पे अगर हम कॉन कॉल पढ़ते हैं तो कॉन कॉल में हमें एल्काइल अमाइंस की मैनेजमेंट क्या बताती है कि इस टाइम पे क्या हो रहा है कंपनी के साथ कि डिमांड अगर हम देखते हैं तो मिथाइल अमाइंस की 75,000 टन की डिमांड है डोमेस्टिकली. एंड इंडिया के अंदर अभी क्या चल रहा है कि बालाजी अमाइंस का 40,000 टन का एक प्लांट आ रहा है, एंड इससे पहले एल्काइल अमाइंस ने भी एक्सपेंशन करा था. तो इनका जो कस्टमर है आलती ड्रग्स, दैट इटसेल्फ इज सेटिंग अप अ प्लांट फॉर मिथाइल अमाइंस. सो बेसिकली यहाँ पे कस्टमर का भी प्लांट आ रहा है, कंपेटिटर का भी प्लांट आ रहा है. एंड एक चीज और क्या हो रही है कि अमाइंस वैसे तो डुओपोलिस्टिक इंडस्ट्री है, बट आजकल क्या चल रहा है
कि अमाइंस में बालाजी अमाइंस और एल्काइल अमाइंस, स्पेशली एल्काइल अमाइंस ने 2021 के अंदर बहुत अबनॉर्मल प्रॉफिट्स कमाए थे। रीजन भी क्योंकि असीटोनिट्राइल एक ये प्रोडक्ट बनाते हैं, उसका प्राइस 150 रुपीज़ पर किलो से 280 रुपीज़ पर किलो हो गया, जो आज वापस 280 रुपीज़ पर किलो से 150 से बिलो जा चुका है। तो इस वजह से मार्जिन्स हैव स्टार्टेड इरोडिंग एंड चाइना से बहुत डंपिंग हो रही है इस टाइम पे असीटोनिट्राइल की। तो यहाँ पे एक ही इंटरेस्टिंग पॉइंटर ये हो सकता है कि कंपनी ने अभी जो एंटी डंपिंग ड्यूटी बॉडी है इंडिया की, उसमें अप्लाई करा है कि असीटोनिट्राइल के इंपोर्ट्स पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगनी चाहिए। हालांकि बालाजी अमाइन 750 करोड़ का केपेक्स कर रहा है, पर दोनों कंपनीज की जब हम वैल्यूएशंस देखते हैं तो एल्काइल अमाइंस आज 70-71 टाइम्स पी पे चल रहा है, बालाजी अमाइंस 37 to 40 टाइम्स की अर्निंग्स पे चल रहा है। एंड बालाजी अमाइंस में मार्जिन्स के इंप्रूवमेंट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है बिकॉज दे आर इन मच मोर प्रोडक्ट्स, राइट। बट एल्काइल अमाइंस में मार्जिन्स आज वापस नॉर्मलाइज बैक टू मीन आ गए, 18 to 19% के मार्जिन्स आ गए जो हिस्टोरिकली लाइक एल्काइल अमाइंस के होते थे। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल में दिखाता हूँ बिफोर वी गो टू अदर एग्जांपल्स ऑफ बल्क कमोडिटीज। तो यहाँ पे हम एल्काइल अमाइंस खोलते हैं जस्ट ओवर हियर। तो एल्काइल अमाइंस के अंदर अगर आप चेक करते हैं तो लॉन्ग टर्म मार्जिन जो थे आज बिजनेस उन वापस लॉन्ग टर्म मार्जिन पे आ गए आफ्टर दीज टू कोविड फ्यूल्ड ग्रोथ ईयर्स, राइट। तो कोविड फ्यूल्ड ग्रोथ थी काफी ज्यादा क्योंकि प्राइसिंग ऑफ कमोडिटीज इंक्रीज्ड। सिमिलरली बालाजी अमाइंस के केस में देखते हैं तो बालाजी अमाइंस के केस में थोड़ा सा मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है बिकॉज ऑफ देयर सब्सिडरी दैट इज बालाजी स्पेशलिटी। बट स्टैंड लोन पे देखते हैं जो इनका अमाइंस का बिजनेस है उसमें भी रिसेंटली इस क्वार्टर में मार्जिन इंप्रूव हुआ है। बट मिथाइल अमाइंस के अंदर ओवर कैपेसिटी होती है डोमेस्टिकली, so that can be a painful period for both the companies, right? So this is something that you have to keep in mind. तो आज बालाजी अमाइंस 45 की पी पे स्टैंड लोन एंड 37 कंसोलिडेटेड पे, प्लस एल्काइल अमाइंस आज ऑलमोस्ट 71 टाइम्स की अर्निंग्स रेशियो पे है। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ इस वीडियो में इन कंपनीज के वैल्यूएशन मल्टीपल्स की भी बात करेंगे, बट दिस इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट व्हिच इज हैपनिंग इन दिस बिजनेस। देन हम और बल्क कमोडिटी बिजनेसेस की तरफ चलते हैं, right? Before I go to further bulk commodity business, there is a data which I want to present to you, and this is a data which will be very interesting to look at. क्या data है यहाँ पे? If you just look at this particular data, then you will find is that कि जो bulk commodities हैं, चाहे वो caustic soda हो, right? चाहे वो chemical fertilizers का example हो, चाहे वो pesticides का example हो, phosphate oils का example हो, soda ash का example हो, तो इन सब चीज़ों में चाइना के अंदर जो जनवरी से लेके मई तक प्रोडक्शन है that is higher by 4.9%, 7.3%. पेस्टिसाइड में 46.5% की YOY ग्रोथ इन प्रोडक्शन वॉल्यूम्स है। सोडा एश में 22% की प्रोडक्शन वॉल्यूम ग्रोथ है, राइट। देन सिमिलरली सिंथेटिक फाइबर में ऑलमोस्ट 14.5% की प्रोडक्शन वॉल्यूम ग्रोथ है। मंथ ऑन मंथ भी आप चेक करेंगे तो ग्रोथ रेट्स काफी ज्यादा है। सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर भी आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट 10.3% की ईयर ऑन ईयर लाइक इस मंथ के अंदर इंक्रीज है प्रोडक्शन के अंदर, एंड 7% YOY है। नाउ अगेन पॉइंट इज कि बल्क कमोडिटीज में चाइना हैज बीन डंपिंग, एंड दिस इज एक्सट्रीमली ट्रू फॉर एग्रोकेमिकल्स ऑल्सो, एंड रिमेनिंगली जो बाकी बल्क कमोडिटी कंपनीज है उनके लिए भी, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको मल्टीपल एग्जाम्पल्स दूंगा और बल्क कमोडिटी प्लेयर्स के। तो पहले मैं आपको यहाँ पे एक बल्क कमोडिटी प्लेयर का एग्जाम्पल देता हूँ, दैट इज प्लेयर बाय द नेम ऑफ जस्ट ओवर केम्प्लास सनमार, जो PVC एंड PVC पेस्ट बनाता है, राइट। तो यहाँ पे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एंटी डंपिंग ड्यूटी जो रिकमेंडेशन है वो दी हुई है। यहाँ पे हमको केम्प्लास सनमार की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स देता हूँ। तो यहाँ पे अभी एंटी डंपिंग ड्यूटी रिकमेंड करी गई है, कितने ड्यूरेशन के लिए होगी वो भी देखना बाकी है, बट जस्ट लुक एट द इरोजन इन मार्जिन्स व्हिच इज हैपेंड, राइट। दिस इज द एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन व्हिच हैज कम इन, is that the margins have eroded from a line of 20% to single digit now, राइट। मार्जिन अगर आप सिंपली यहाँ पे चेक करेंगे, ऑपरेटिंग मार्जिन आज 2% और माइनस के अंदर चला गया, whereas ऑन एन एवरेज ये ऑपरेटिंग मार्जिन इनका इससे पहले 17 to 20% के आसपास होता था। इतनी एक्सटेंट ऑफ डंपिंग हुई है चाइना से फॉर द प्रोडक्ट्स दैट दे मेक, दैट इज दे मेक दिस सस्पेंशन PVC एंड PVC पेस्ट, एंड दे आर द नंबर 1 मैन्युफैक्चरर ऑफ सस्पेंशन PVC इन साउथ इंडिया। ये कंपनी अभी CDMO बिजनेस भी कर रही है, तो CDMO बिजनेस पे भी इस कंपनी ने न्यू टाइप्स करे, न्यू मॉलिक्यूल्स के लिए साइन अप करा है। But more important to understand is कि CDMO business still isn't large enough to impact their revenues or bottom line even after 1 or 2 years out. तो specialty PVC resin paste और जो PVC का business है उसमें बहुत डंपिंग हुई है चाइना से, एंड आई थिंक PVC के अंदर अभी इंडियन गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी रिकमेंड करी है। दिस इज जस्ट ओवर हियर।
So that can be one of the triggers for this company, right? So just aware कि anti-dumping probe initiated on PVC suspension resin import from 7 countries, right? So that can be one of the triggers, but again it's a bulk commodity chemical, right? तो bulk commodity chemical में क्या हो रहा है, यहाँ पे dumping हो रही है इस टाइम पे. सिमिलरली हम एग्जाम्पल लेते हैं कैन प्लस सनमार के बाद हम लोग टाटा केमिकल्स का एग्जाम्पल लेते हैं. एंड टाटा केमिकल्स में भी यू विल गेट टू सी इज दैट कि जो सोडा ऐश के प्राइसेस हैं, तो जैसे हमने बल्क कमोडिटी केमिकल्स में देखा कि सोडा ऐश के प्राइसेस हैव बीन फॉलिंग, रीजन बीइंग बिकॉज चाइना में प्रोडक्शन ऑफ सोडा ऐश हैज बीन गोइंग अप, राइट? एंड व्हाट इज दिस लीडिंग टू जस्ट ओवर हियर is that it is leading to absurd contraction in margins, right? So historically Tata Chemicals के margins have remained stable between 18 to 20%, पर इस क्वार्टर में अगर आप चेक करेंगे 13% का मार्जिन हो गया. अगर आप इनकी कॉन कॉल के थ्रू भी जाएंगे तो यू विल अंडरस्टैंड इज दैट टर्की एंड चाइना के अंदर एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ सोडा ऐश आई है, विच इज लीडिंग टू लोअर डोमेस्टिक प्राइसेस बिकॉज चाइना की डोमेस्टिकली इंडस्ट्री इज सफरिंग राइट नाउ. सो व्हाट दे आर डूइंग इज दैट दे आर exporting surplus of soda ash also in the world markets, which is leading to pricing correction in soda ash, right? So again, these are stocks which are going through period of pain, right? Because earnings downgrades आ रही हैं आज. But at the same time, bulk commodity chemicals में हम और examples देते हैं because idea is to learn and learn together. यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं फिर दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल का एक एग्जाम्पल लेते हैं बल्क कमोडिटी के अंदर. तो दे आर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ टेक्निकल अमोनियम नाइट्राइट, जो आपका बेसिकली एक्सप्लोजिव में यूज होता है. इंडिया में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है. दे आर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, दे आर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ निट्रिक एसिड एंड दे हैव रिसेंटली पुट अप अ प्लांट ऑफ अमोनिया. तो आप समझिए तो ये कंपनी क्या करती है कि इस कंपनी का गैस का टाइप अभी इक्विनॉक्स से हुआ है 15 साल का, राइट? तो अगर आप यहाँ पे इनकी क्रेडिट रेटिंग चेक करते हैं तो आपको यहाँ पता लगेगा कि रिसेंटली इस कंपनी ने क्या करा है कि जो LNG गैस है उसके लिए टाइप करे 15 ईयर्स का, राइट? तो जो आपका रॉ मटेरियल है उसका टाइप हो गया नेक्स्ट 15 ईयर्स का, राइट? देन उसके बाद कंपनी ने क्या करा, अमोनिया का बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्लांट डाल दिया. तो गैस से अमोनिया बना रहे, फिर अमोनिया से डाउनवर्ड आके टेक्निकल अमोनियम नाइट्राइट और फर्टिलाइजर्स में जा रहे हैं और निट्रिक एसिड भी बना रहे हैं. तो राइट, तो एक पूरी इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन इस कंपनी ने बिल्ड करी है. एंड जस्ट ओवर हियर is that going forward, Deepak Fertilizer will benefit from lower price natural gas as per long-term contract with Equinor, priced favorably than its existing contracts. Overall uptrend in margin will also be the long-term strategy to transition from commodity-like products to more specialty product mix. तो इस कंपनी में अभी रिसेंटली अमोनिया का एक बहुत बड़ा केपेक्स हुआ है जिसका दे विल आल्सो स्टार्ट गेटिंग मोर इंसेंटिव्स गोइंग फॉरवर्ड. एंड 2024 के अंदर इस कंपनी में क्या हो रहा था दीपक फर्टिलाइजर में, सी बिकॉज ईच एंड एवरी कमोडिटी केमिकल विल हैव देयर ओन ओन टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स. तो 2024 में इन 3 क्वार्टर में टेक्निकल अमोनियम नाइट्राइट की रशिया से इंडिया में बहुत डंपिंग हो रही थी. रीजन बीइंग बिकॉज पेरू और ब्राजील ने स्टॉकिंग अप कर ली थी अमोनियम नाइट्राइट की. तो आप ये समझिए दिस इज नॉट एन ईजी सेक्टर, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि वैल्यू चेन्स को कैसे देखना और कॉन कॉल्स जब आप पढ़ते हैं तो कैसे सोच सकते हैं. तो रशिया ने परपेचुअल बैन लगा दिया टेक्निकल अमोनियम नाइट्राइट के एक्सपोर्ट पे बिकॉज दे आर इन अ वॉर विद यूक्रेन. सो देयर रशिया की डंपिंग है स्टॉप्ड इन इंडिया, जो Q4 के रिजल्ट्स में दिखना स्टार्ट हुआ जब 21% का EBITDA मार्जिन हो गया. तो दिस बिजनेस इज एट 22p एंड अभी मार्जिन इनके जस्ट नॉर्मलाइज होने स्टार्ट हुए हैं एंड केपेक्स का बेनिफिट इज येट टू बी सीन. सो लेट्स सी कि हाउ इट गोज. बट अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ बल्क कमोडिटी केमिकल बिजनेस where again credit rating में the credit rating talks about the margins sustaining between 18 to 20% over the medium term. Then let's look at other types of bulk commodity chemical businesses. तो यहाँ पे एक Archean Chemicals है. तो again Archean Chemicals का I just want to show you one small example. फर्स्टली जब Archean Chemicals का IPO आया था तो Archean Chemicals क्या बेचता है, ब्रोमीन बेचता है, राइट? ब्रोमीन इज लाइक जो ब्राइन से आपका माइन होके आता है. देन ब्रोमीन जब Archean Chemicals का IPO आया था इट वाज लिटरली एट पीक प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी. आप इस चीज को समझिए कि जब आपके प्रोडक्ट के प्राइसेस हाईएस्ट है क्योंकि आप एक कमोडिटी एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से, तो आप पीक प्राइसेस पे IPO लेके आए थे एंड नाउ दोस प्राइसेस हैव कोलैप्स्ड बिलो द नॉर्मल. एंड ब्रोमीन के प्राइसेस अभी भी आई थिंक $2 to $2.5 के बीच के आसपास चल रहे हैं, राइट? सो इन दीज टाइप ऑफ कंपनीज वेयर दीज आर माइनिंग कंपनीज बिकॉज अगेन ये डाउनस्ट्रीम केमिकल्स में भी अभी आ रही है Archean Chemicals. बट इफ यू ट्रीट इट एज अ माइनिंग कंपनी देन यू मस्ट ट्रैक द ब्रोमीन प्राइसेस. तो आप ये ब्रोमीन प्राइसेस स्क्रीनर पे ट्रैक कर सकते हैं, आप गूगल पे ट्रैक कर सकते हैं.
ब्रोमीन प्राइसेस एक सेंट्रम का एक केमिकल ट्रैकिंग डेटा आता है जो हर केमिकल रिपोर्ट पे डलता है, वहाँ पे भी ट्रैक कर सकते हैं. But again, for the time being, I just don't know when the bromine price is revived, because again these are bulk commodities, right? इसके अलावा एक और एग्जांपल देता हूँ, that is of Deepak Nitrite. So Deepak Nitrite currently is going through a huge capex phase. तो Deepak Nitrite ने इस टाइम पे 14,000 crores का capex अनाउंस करा हुआ है. एंड इसमें ऑलमोस्ट जो कंपनी इस टाइम पे capex कर रही है अभी दीपक नाइट्राइट, that is for the downstream benefits. तो डाउनस्ट्रीम में क्या कर रही है कि पॉलीकार्बोनेट के अंदर केपेक्स कर रही है, सो अगेन कैप्टिव यूज ऑफ फिनॉल भी हो जाएगा. एमएमए में केपेक्स कर रही है, और पॉलीमिथाइल जो मेथाक्रिलाइट करके एक प्रोडक्ट है उसमें भी केपेक्स कर रही है. फिर एक और कंपाउंड में केपेक्स कर रही है बाय द नेम ऑफ एनिलीन. तो एनिलीन एक न्यू केमिस्ट्री के अंदर इस टाइम पे दीपक नाइट्राइट घुस रहा है. एंड इन्होंने भी पेट्रोनेट एलएनजी से लॉन्ग टर्म सप्लाई अग्रीमेंट साइन कर लिया है for the raw material, for the security of raw material, which is a 15-year contract that they have signed. But again, Deepak Nitrite के केस में 2027 में जो 15,000 crores का capex है, that will totally go live. इंक्रीमेंट्स में जाएगा, कभी 2,000 करोड़ का जो 2025 में लाइव जा रहा है, फिर 4,000 करोड़ का जाएगा, ऐसे ऐसे करके बाय 2027 इंक्रीमेंटली पूरा केपेक्स लाइव हो जाएगा. So again, this is one of the businesses जो bulk commodities में it is trying to transition towards an integrated business. देखिए केमिकल बिजनेस में क्या होता है, आपके पास फीड स्टॉक होता है और आपको डाउनस्ट्रीम जाना होता है. तो दीपक नाइट्राइट का हमने ओरिजिनली इस चैनल पे 2020 सितंबर या फिर अक्टूबर के आसपास एनालिसिस करा था. आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, जब भी हमने करा था. आई थिंक तब इस कंपनी का जो मार्केट कैप था एक टाइम पे शायद से 8-10 हज़ार करोड़ का ही होता था, राइट. लाइक तो करंटली वैसे चार्ट पे देखे तो शायद से राउंडिंग बॉटम पैटर्न हो, बट वैल्यूएशंस टुवर्ड्स द एंड हम जरूर डिस्कशन करेंगे. आप जरूर वैल्यूएशन वाला पार्ट देखना, बिकॉज एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आई डू नॉट ओन दीपक नाइट्राइट. आई एम जस्ट डिस्कसिंग कि आप इस बिजनेस को कैसे पढ़ सकते हैं, बिजनेस स्ट्रैटेजी को कैसे समझ सकते हैं, राइट. तो करेंटली देयर मार्जिन्स आर फुल ईयर मार्जिन्स ऑफ 15% जो हिस्टोरिक हाई पे 30% के आसपास गए थे जब फिनॉल और एसीटोन के स्प्रेड्स बहुत बढ़ गई थी. तो अभी क्योंकि फ्रेट कॉस्ट पे इम्पैक्ट है, तो फिनॉल और एसीटोन की स्प्रेड्स कह रहे हैं वापस बढ़ रही है. फिनॉल का प्राइस आई थिंक 115 to 16 रुपीज पर किलो पे चल रहा है, जो एक टाइम पे काफी हाई चला गया था. आई थिंक 120-125 तक पीक पे गया था. बट अगेन फिनॉल के प्राइसेस हैव गॉन अप. सो अगेन दीज आर बल्क कमोडिटीज वेर यू नीड टू ट्रैक द कमोडिटी प्राइसेस. बट दीपक नाइट्राइट के केस में अब क्योंकि 15,000 करोड़ का केपेक्स लाइव जाना है ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 years, आज का फिक्स एसेट्स 2,300 करोड़ का है. तो ऑलमोस्ट 6 to 7 टाइम्स फिक्स एसेट एक्सपेंशन दीपक नाइट्राइट में ओवर नेक्स्ट 3 to 4 years लाइव जाएगी. एंड आई थिंक दे ऑलवेज गाइड कि इनका एसेट टर्न 1.5 to 2x के बीच में रहना चाहिए. तो यहाँ पे आप वीडियो स्टॉप करके देखिए, अगर 1.5 एसेट टर्न होता है कंप्लीट केपेक्स में, तो टोटल सेल्स कितनी हो सकती है 3-4 years डाउन लाइन, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. एंड अगर 2x का एसेट टर्न होता है तो टोटल सेल्स कितनी हो सकती है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. दिस विल बी अ गुड टेस्ट फॉर योर इन्वेस्टिंग स्किल्स ऑल्सो, जस्ट बाय स्टडीइंग कंपनीज. तो दीपक नाइट्राइट में इस टाइम पे ये चल रहा है. फिर हम एक और बल्क कमोडिटी केमिकल्स पे आते हैं, दैट इज ऑफ कार्बन ब्लैक. देखिए कार्बन ब्लैक में अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं. तो कार्बन ब्लैक बेसिकली आपके टायर में जो 25% ऑफ द वेट है वो कार्बन ब्लैक का, उसको ब्लैक की जो प्रॉपर्टी देता है दैट इज गिवन बाय कार्बन ब्लैक. एंड इसके अलावा कार्बन ब्लैक की जो यूसेजेस हैं, इफ यू जस्ट लुक एट दिस, तो कैमरा बॉडी में यूज होता है, प्रिंटिंग इंक में यूज होता है, इलेक्ट्रिकल वायर में यूज होता है, फूड प्लेट में यूज होता है, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स में यूज होता है, कन्वेयर बेल्ट में यूज होता है, टायर्स में यूज होता है और इंडस्ट्रियल होजेस में यूज होता है, राइट. And carbon black के some of the largest manufacturers in India are Birla Carbon, जो I think it's part of Aditya Birla Group. उनका 380,000 tons का capacity है. Philips Carbon Black is the largest listed manufacturer of carbon black, जिनका carbon black का capacity 880,000 tons का post a greenfield expansion. And Himadri Specialty Chemicals भी coal waste chemicals के अंदर काम करता है. अब देखिए इस इंडस्ट्री में कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है कि यहाँ पे भी अगेन देखो, मैं आपके साथ पहले ही बता रहा हूँ कि हम बल्क केमिकल्स डिस्कस करें, फिर हम स्पेशलिटी में जाएंगे, तो होपफुली आप कंफ्यूज ना हो ज्यादा. तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कार्बन ब्लैक में कि लाइक यूरोप ने रशिया पे बैन लगाया ऑफ इंपोर्टिंग कार्बन ब्लैक फ्रॉम देम, राइट. एंड यूरोप का सारा कार्बन ब्लैक ऑलमोस्ट रशिया से आता था. So what has this led to? A 70% increase in the prices of carbon black since the beginning of the year for the European countries. एंड ये कार्बन ब्लैक अब कहाँ से आ रहा है? दिस कार्बन ब्लैक इज बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम एशिया एंड कंट्रीज लाइक इंडिया, राइट. तो इंडिया का कार्बन ब्लैक एक्सपोर्ट इज इंक्रीजिंग बिकॉज दिस प्राइसिंग इज इंक्रीजिंग एंड देयर इज अ वैक्यूम इन द मार्केट.
दिस इज वाई अगर आप फिलिप कार्बन ब्लैक की बात करते हैं तो फिलिप कार्बन ब्लैक ने अभी काफी बड़ा एक्सपेंशन अनाउंस मतलब बोला है कि हर साल दे विल कीप डूइंग 500 to 1000 crore टाइप केपेक्स गोइंग फॉरवर्ड। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस कंपनी ने क्या करा है कि इस जो स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक है, देखिए एक तो रन ऑफ द मिल ग्रेड कार्बन ब्लैक है, दैट इज टायर्स के अंदर जो यूज होता है। फिर एक स्पेशलिटी ग्रेड कार्बन ब्लैक है जो इंक्स के अंदर, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स के अंदर, कैमरा का जो आपने देखा वो ब्लैक कलर का वो है, प्लेट्स के अंदर यूज होता है। दैट इज वेयर दे हैव स्टार्टेड इंक्रीमेंटली दे हैव स्टार्टेड गेटिंग हायर सेल्स। तो अब इस कंपनी का 40% सेल्स इज कमिंग फ्रॉम हायर ग्रेड कार्बन ब्लैक वर्सेस 60% कमिंग फ्रॉम द कमोडिटी कार्बन ब्लैक। एंड व्हाट इज हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि इस कंपनी का जो इबिट्टा पर टन है दैट इज स्टार्टेड गोइंग अप, राइट। तो अगर हम इबिट्टा पर टन का डेटा देखते हैं इस कंपनी में, विच बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट, तो हम पीसीबीएल के अंदर चेक करते हैं कि इस कंपनी का जो इबिट्टा पर टन है, जस्ट ओवर एयर यू जस्ट चेक कि पर टन क्या इबिट्टा कमाते हैं, that has gone up from 11,966 rupees to 20,000 odd rupees. Again, it's a bulk commodity. Just look at the realization growth कि पर टन में कितना कामकाजी मुनाफा कमा रहा हूँ, राइट। अगेन आई अपोलोजाइज विद दिस वीडियो अगेन, हो सकता है मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड टर्म यूज कर रहा हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल फॉर यू बिकॉज दिस सेक्टर टू बी ऑनेस्ट इज कॉम्प्लिकेटेड अगर कोई इस सेक्टर को ट्रैक ना करता हो। तो फिलिप्स कार्बन ब्लैक में EBITDA per ton has gone up by nearly 2x in last 4 years. Again, this is climbing up the value chain ka impact, right? And they've also acquired one of the companies which is into this like water chemicals. But again, उस कंपनी के एक्विजिशन बाद क्या हुआ है कि उस कंपनी के जो मार्जिन है वो कोलैप्स हो गए हैं बिकॉज इट वाज सिटिंग ऑन हाई कॉस्ट इन्वेंट्री, दैट इज एक्वा फार्म को इन्होंने अक्वायर करा है। तो फिलिप्स कार्बन ब्लैक और कार्बन ब्लैक स्पेस में इस टाइम पे ये चल रहा है कि EBITDA पर टन एक्सपैंड हो रहा है फिलिप्स कार्बन ब्लैक का, and this company is coming up with more expansions as they go along. So just over here ये कंपनी आई थिंक यहाँ पे और एक ग्रीनफील्ड केपेक्स इनकी अगर आप कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ेंगे तो कंपनी ने एक और ग्रीनफील्ड केपेक्स अनाउंस करा है और मल्टीपल ब्राउनफील्ड केपेक्सेस द कंपनी इज प्लानिंग टू अनाउंस। फिलिप्स कार्बन ब्लैक की भी हमने वीडियो पहले करी थी, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो just over here if you check that the company plans to increase the specialty blacks capacity by 1,12,000 tons in FY25. Right, and specialty expansion अभी 20,000 tons की कर रही है। Greenfield capex they want to sort of do which will increase their capacity beyond 1 million tons per annum. अच्छा, 8,84,000 tons capacity next financial year में होगी, right? So this is what the company is doing right now, and they have also done a joint venture with Kinaltic Pty Limited, which is for designing the जो lithium ion batteries के लिए specialty material इस टाइम पे डिजाइन कर रहे हैं। But that is again very small part, तो let's see कि वो कितना इम्पैक्ट करता है गोइंग फॉरवर्ड इनटू द नंबर्स। बट दिस इज हाउ द बल्क कमोडिटी केमिकल स्पेस लुक्स लाइक, एंड होपफुली हमने काफी सारे कवर कर लिए, कुछ हो सकता है रह गया, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपको लगता है कि जो हमने नहीं कवर करे वो हो सकता है कि हम बाद में भी किसी वीडियो में बनाए तो वहां पे कवर कर लेंगे। इसके साथ अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द एग्रोकेमिकल लैंडस्केप। अब हम बात करते हैं एग्रोकेमिकल सेक्टर की, एंड एग्रोकेमिकल सेक्टर में भी देखिए दो तरीके के एग्रोकेमिकल सेक्टर हैं, एक एक्सपोर्ट फोकस कंपनीज है और एक डोमेस्टिक एग्रो कंपनीज है। तो इस सेक्टर की वैल्यू चेन क्या है, एग्रोकेमिकल्स है, केमिकल कैटेगरी है, क्या केमिकल कैटेगरी क्या है, कुछ बल्क कमोडिटी केमिकल्स है, कुछ स्पेशलिटी केमिकल्स है, ज्योग्राफी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस हैं, डोमेस्टिक बिजनेसेस है, और की वेरिएबल्स क्या है, ओवर सप्लाई फ्रॉम चाइना एंड एक्सपोर्ट्स एंड गुड मॉनसून्स इन डोमेस्टिक मार्केट। तो देखिए कुछ कंपनीज हैं जो एग्रोकेमिकल को एक्सपोर्ट करती है और कुछ कंपनीज हैं जैसे धानुका हो गया, इंसेक्टिसाइड्स हो गया, धर्मज क्रॉप गार्ड हो गया, जो डोमेस्टिकली किसानों को एग्रोकेमिकल्स सेल करते हैं, राइट। एंड इनके आप एडवर्टाइजमेंट्स भी बहुत देखते होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि चाइनीज प्रोडक्शन, पहले तो हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एग्रोकेमिकल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक डेटा पॉइंट जो देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि देखिए चाइना के अंदर there is a 46.5% YOY increase in the in the pesticide production, and overall chemicals में just in pesticide 16.9% increase है in the pesticide production month on month, and 82.1% है in the month of May. Cumulative year on year 46.5% है. This is from January to May in 2024 versus January to May in 2023. What is this pointing to? Simple thing is that excess oversupply building up in China. And जितनी भी कंपनीज हैं आप उनकी कॉन कॉल में कहीं ना कहीं ये पेन फील कर सकते हैं। जैसे अनुपम रसायन का एग्जांपल है, तो अनुपम रसायन फर्स्ट टाइम आई थिंक सिंस आई बीन ट्रैकिंग इट, तो फर्स्ट टाइम द कंपनी हैज गिवन नो गाइडेंस कि दे बिलीव दिस माइट बी अ गुड ग्रोथ ईयर, बट द फर्स्ट 2 quarters लुक टेपिड,
राइट. तो वो यूजुअली मैनेजमेंट गाइडेंस देती है, बट इस बारी दे रिफ्रेन फ्रॉम गिविंग अ पर्टिकुलर गाइडेंस एंड दे सेड कि Q1 Q2 लुक्स टेपेड. सिमिलरली जुबिलेंट इंग्रेविया का एग्जांपल लेते हैं. तो ये क्या कह रहे हैं कि एग्रोकेमिकल्स में डी स्टॉकिंग तो ओवर हो गई है, बट सप्लाई के पर्सपेक्टिव से चाइना के अंदर जो भी कैपेसिटी क्रिएट हुई है, देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सेस कैपेसिटी विच इज देयर, राइट. सो अगेन प्रेशर ऑन रियलाइजेशंस, राइट. तो चाइना में एक्सेस कैपेसिटीज हैव बीन देयर. सिमिलरली पंजाब केमिकल्स का एग्जांपल लेते हैं जस्ट ओवर हियर कि व्हाट आर दे करेंटली सेइंग कि लेट्स लुक एट दिस. So as far as global markets are concerned, definitely supply has been, inventory levels have been high, and like not only with Punjab Chemicals, but you can see this across the board. Moving forward, we believe, as I did mention, that Q4 of FY25 से things should start looking normal. But mind you, management are saying कि हर बारी H2 से better होएगा. जैसे last year भी कह रहे थे H2 से better होएगा, इस year भी कह रहे हैं H2 से better होएगा. बट अभी तक कोई एग्रोकेमिकल्स में लाइक देयर इज नो लाइक लाइट एट द एंड ऑफ द टनल फॉर द टाइम बीइंग एक्सपोर्ट्स के अंदर, राइट. एंड स्पेसिफिकली इट इज प्योरली बिकॉज द चाइनीज कैपेसिटीज हैव कम इन एन एक्सेस वे. सिमिलरली एस्टेक लाइफ साइंसेस की बात करते हैं. एस्टेक लाइफ साइंसेस का देखिए, एस्टेक लाइफ साइंसेस में दो धंधे हैं, एक CDMO बिजनेस और एक इंटरप्राइज बिजनेस है. सो इंटरप्राइज बिजनेस हैज गॉन इनटू डीप लॉसेस बिकॉज चाइनीज डंपिंग, राइट. So they over here he mentions कि enterprise portfolio is barely nil और in fact negative, right. तो मतलब क्या है कि इस सेक्टर में अभी पेन पीरियड है, और ये पेन पीरियड क्यों है? क्योंकि चाइना के अंदर एक्सेस कैपेसिटीज लग गई है. देखिए, एक्सेस कैपेसिटीज कब बंद होती हैं वो बताना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है, बट यहाँ पे फिर भी ऐसी कंपनीज हैं विच आर रिपोर्टिंग हाई मार्जिन और विच आर रिपोर्टिंग गुड ग्रोथ. वन एग्जाम्पल आई विल गिव यू ओवर हियर इज दैट ऑफ PI Industries. And in an environment with no companies guiding for growth, this is one of the only companies which is in export agrochemicals, which is guiding for 15% revenue growth, right? And they have been doing growth also. Last year also they grew their revenues by 18 to 20 odd percentage. This is what gives you an idea that this company is actually doing something different and is just not doing what other peers are doing, right? तो PI Industries के financials का हम comparison करेंगे, and यहाँ पे आपको एक idea लगेगा just over here कि जब अभी हम PI Industries की बात करते हैं, तो आज PI Industries का PE रेशियो 10 ईयर एवरेज पे आ गए, राइट. बिकॉज इनमें एक लार्ज मॉलिक्यूल है पायरोक्सासल्फोन का, जिसपे लोगों को लगता है वो जेनेरिक हो गया, तो डर का हमेशा एक माहौल रहता है. बट इट इज वन ऑफ द ओनली एग्रोकेमिकल कंपनीज विच हैज शोन 18% ग्रोथ इन 2024. सिमिलरली पंजाब केमिकल्स का एग्जाम्पल लेंगे, दे हैव शोन लाइक 6% मार्जिन इन Q4. Just look at PI Industries का margin in Q4, it is still 25 odd percentage. This is how you look at value chain. कि एक सफर करती हुई इंडस्ट्री के अंदर कौन ग्रोथ दिखा पा रहा है और किसका मार्जिन इंटैक्ट है. UPL का एग्जांपल लेंगे तो UPL के केस में भी आप देखेंगे कि लॉस पे आ चुके हैं. लास्ट 3 क्वार्टर से लगातार लॉस पे लॉस कर रही है कंपनी इस टाइम पे, एंड मार्जिन्स हैव इवेपोरेटेड अगेन बिकॉज इंटरेस्ट कॉस्ट इज टेकिंग अवे ऑल द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी. सिमिलर एग्जाम्पल आप देखते हैं SRF के केस में देखेंगे, तो SRF के केस में भी आपको दिखेगा कि इनका जो केमिकल बिजनेस है, इवन दो केमिकल बिजनेस हैज डन वेरी डिसेंट प्रॉफिटेबिलिटी दिस टाइम, 27% प्रॉफिट मार्जिन का है, पर इसमें जो स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस है, जो एग्रो केमिकल्स का बिजनेस है, उसमें भी 25-26% के आसपास मार्जिन है, which again is much higher versus the peers. See, in a bad cycle, you get to know कि which company is truly doing something that is differentiated and is not going into losses. तो हमने PI Industries देखा और एक हमने SRF देखा, बट SRF में हिस्टोरिक पीक मार्जिन वापस आने के लिए बहुत समय लग सकता है, हो सकता है कभी वापस ना आए क्योंकि रेफ गैसेस के प्राइसेस बहुत आए थे. बट एग्रोकेमिकल जो इनका स्पेशलिटी केमिकल का बिजनेस है, उसमें मार्जिन फिर भी 24 to 25% के आए हैं, बट फिर भी डी ग्रोथ चल रही है लाइक SRF के भी केमिकल बिजनेस के अंदर. अगर आप चेक करेंगे तो एक्चुअली में ट्रूएस्ट सेंस में PI Industries was one of the only companies which has shown growth in export focused agrochemicals, right? अनुपम रसायन के केस में भी देखेंगे तो इवन दो देयर मार्जिन्स आर हाई, अभी स्टॉक तो स्टेज 4 के ना दिख रहा है, they have also shown degrowth, right? This year they have shown degrowth, right? And especially the cash flows have also gone to 59 crores EBITDA, like 59 crores का cash flow, EBITDA 381 crores का है. तो PI Industries के केस में कैश फ्लोज अगर हम चेक करते हैं तो 2000 करोड़ का EBITDA है, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, एंड कैश फ्लोज कंपनी के 2000 करोड़ के, विच इज अगेन अ वेरी हेल्दी साइन अगेन. बट यहाँ पे मॉलिक्यूल कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है, वो आप सबको इंडिपेंडेंटली देखना पड़ेगा.
बट मैंने आपके साथ एक्सपेरिमेंट क्यों करा, बिकॉज एक्सपोर्ट फोकस एग्रोकेमिकल्स में इस टाइम पे पेन है, and only one company is showing growth and still guiding for growth, that is PI Industries versus a lot of the peers, right? Then going forward towards the domestic agrochemical industry, तो domestic agro industry वो industry है जहाँ पे ये domestic agriculture के लिए agrochemicals यूज होते हैं. This is more of a distribution industry because यहाँ पे branded companies बना के बेचती हैं, but यहाँ पे margins are lower. बट इस साल फार्मर्स ने हायर सोइंग करी है वर्सेस लास्ट ईयर. अगर आप यहाँ डेटा में चेक करें तो ओवरऑल पैडी की सोइंग 54.6% से ग्रो करी है, पल्सेस की सोइंग भी 55% से ग्रो करी है. सिमिलरली अगर हम एग्जांपल लेते हैं, ऑयल सीड्स की भी सोइंग हैज ग्रोन, कॉटन की भी सोइंग हैज ग्रोन. ओनली सोइंग विच हैज डी ग्रोन इज ऑफ कोर सीरियल्स. But overall, there is higher sowing by farmers this financial year, right? So it paints a good picture. And secondly, India का जो monsoon है अभी सिर्फ I think it's a deficit of 2.3%. But Indian monsoon is currently progressing well. So most of the states have received good monsoon rainfall. If this persists, it means कि domestic agrochemical companies will see a positive financial year, right? So domestic agrochemical industries में कैसी companies आती हैं? Dhanuka Agritech is an example. तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि धानुका एग्रीटेक हैज गाइडेड फॉर 18% ग्रोथ रेट दिस फाइनेंशियल ईयर. सिमिलरली यहाँ पे एक और कंपनी है धर्मज कॉपगार्ड के नाम से, विच इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल. दे आर ऑल्सो गाइडिंग फॉर 11% EBITDA मार्जिन. रीजन बीइंग बिकॉज देयर न्यू प्लांट इज गोइंग लाइव ऑफ टेक्निकल ग्रेडिंग ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, एंड वहाँ पे क्योंकि प्री ओपेक्स कॉस्ट है तो वहाँ पे लॉस होएगा. बट फिर भी जो उनका फॉर्मुलेशन बिजनेस है, डोमेस्टिक ब्रांडेड फॉर्मुलेशन बिजनेस है, वहाँ पे 25 to 30% ग्रोथ की मैनेजमेंट बात कर रही है, राइट? वेयरएज न्यू प्लांट के अंदर लॉसेज होंगे बिकॉज ऑफ प्री ओपेक्स. इंसेक्टिसाइड्स इंडिया इज ऑल्सो कंपनी वेयर दे आर ऑल्सो सेइंग दैट द मार्जिन्स, देयर इज अ चांस दैट दे गो इनटू डबल डिजिट्स. आज मार्जिन 8-9% के आसपास है, so there's a chance that the margins go into double digits. Sumitomo Chemicals is also into domestic formulations, but again वहाँ पे मल्टीपल ऑलरेडी बहुत हाई चल रहा है. तो इस इंडस्ट्री में आप देख सकते हैं एक धानुका एग्रीटेक आता है, राइट? तो यहाँ पे धानुका एग्रीटेक है, बट आज पी मल्टीपल 32 टाइम्स के आसपास का है. इट इज इन अ स्ट्रॉन्ग स्टेज 2 राइट नाउ, एंड दे आर गाइडिंग फॉर 18% ग्रोथ एंड देयर मार्जिन्स आर सस्टेनिंग. सिमिलरली यहाँ पे धर्मज कॉपगार्ड करके कंपनी है जिसमें भी अभी रिसेंटली बहुत हाई वॉल्यूम बाइंग आई है, and their P multiples are 23 times, and they're also guiding for 25 to 30% growth in the domestic formulation business, right? तो वहाँ पे 25 से 30% ग्रोथ की बात करी गई है. दैट इज टचिंग ऑलमोस्ट आई थिंक 800 crore टाइप रेवेन्यू नेक्स्ट ईयर. तो लेट्स सी इफ दैट हैपेंस और नॉट. पर इन्होंने अभी बहुत मैसिव एक्सपेंशन भी करा है. 40 crore का फिक्स एसेट बेस हैज गॉन टू 314 crores. सिमिलरली इंसेक्टिसाइड्स इंडिया which is also guiding for double digit margins, which were at 7-8% in last 2 financial years, and the ROCE was has been at I think a 11-year low return on capital employed अभी कंपनी का almost last 2 years में. So it remains to be seen कि whether the reversion to mean happens or not, because these companies are doing below average margins. Rallies India भी यहाँ पे आएगा, सुमितोमो का भी यहाँ पे एग्जाम्पल आएगा. तो सुमितोमो में जो मार्जिन इंप्रूवमेंट है आई थिंक वो Q4 से किक इन होगी. अगर आप चेक करेंगे तो 21% EBITDA मार्जिन है, तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 12% था. बिकॉज सी क्योंकि डोमेस्टिकली बेच रही है तो कंपनीज क्या करती है, चाइना से एक्टिव इंग्रेडिएंट और केमिकल्स इंपोर्ट करके उसको रीपैकेज करके फॉर्मुलेशन बना के बेच देते हैं. तो इनके लिए तो बढ़िया है जब प्राइसेस घट जाते हैं, बिकॉज क्या होता है कि अभी जैसे फ्रेट कॉस्ट बढ़ गया एकदम क्योंकि रेड सी क्राइसिस हो गया, तो ओवरऑल द वर्ल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रेट कॉस्ट हैज स्टार्टेड इंक्रीजिंग. तो कुछ भी अगर केमिकल के प्राइसेस थोड़े से भी बढ़ गए तो ऑल दीज कंपनीज विल रिपोर्ट इन्वेंट्री गेन्स, एंड इस वाई सोइंग काफी अच्छी हुई है. सो दिस इज वाई डोमेस्टिक एग्रो माइट डू वेल, एंड हमने एक वीडियो में पहले भी कवर करा था कि वाई डोमेस्टिक एग्रो माइट डू वेल गोइंग फॉरवर्ड, राइट? तो यहाँ पे हमने डिस्कस करा एक्सपोर्ट फोकस एग्रोकेमिकल्स का एंड डोमेस्टिक फोकस एग्रोकेमिकल कंपनीज पे. इसके बाद हम चलते हैं टुवर्ड्स अ लॉट ऑफ अदर स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज, चाहे वो विनिती हो, चाहे वो क्लीन साइंसेज हो, चाहे वो आपके एग्जाम्पल में फाइन ऑर्गेनिक्स हो. अब हम उनके डिस्कशन की तरफ चलते हैं. अब हम एग्जाम्पल लेते हैं जो कौन कौन सी स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज हैं, हम इस पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन में आते हैं. तो यहाँ पे देयर आर कंपनीज विच मैन्युफैक्चर इमल्सिफायर्स. तो वन ऑफ द लिस्टेड कंपनीज है जो इमल्सिफायर्स मैन्युफैक्चर करती है. इमल्सिफायर्स क्या होते हैं कि आपकी जो फूड आइटम्स होती हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं आपकी जो वाइट मेयोनीज होती है, तो उसके अंदर जो ऑयल और वाटर का कंपोनेंट है, ताकि वो मतलब उसका सेपरेशन इतना ज्यादा ना हो, तो इसलिए इमल्सिफायर यूज होते हैं. एंड फूड को टेक्सचर देने के लिए भी यूज होता है, फूड की शेल्फ लाइफ को भी प्रोलॉन्ग करने के लिए बेसिकली जो इमल्सिफायर्स है इनका यूसेज होता है.
बिकॉज दीज थिंग्स गो इन फूड आइटम्स, तो इसमें एंट्री बैरियर बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं क्योंकि कोई आदमी की कंजम्पशन के अंदर ये जाना है. सो दीज आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग ओलियोकेमिकल्स, बेसिकली जो आपका बेसिकली समथिंग लाइक योर वेजिटेबल ऑयल के थ्रू दीज थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड. And very few players exist in this product category. Fine Organics is one of them, and it is totally a specialty chemical category. And export and domestic focus है. की वेरिएबल यहाँ पे क्या है, आपकी एक्सपेंशन प्लान्स क्या है. देखिए रॉ मटेरियल प्राइसेस तो ऊपर नीचे होते रहेंगे, बट यहाँ पे ये लोग क्या क्या बनाते हैं. दे मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स लाइक फूड एडिटिव्स, पॉलीमर एडिटिव्स, एडिटिव्स फॉर कोटिंग्स, लाइक देन कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फिर फीड न्यूट्रिशन बनाते हैं, एंड इसके साथ साथ बनाते हैं स्पेशलिटी एडिटिव्स. And I think Indian landscape में there are not many companies who are doing what Fine Organics does. Simple reason being because there are a lot of entry barriers. It takes 2 to 3 years to break into one customer. That is one of the biggest entry barriers. And एक बार you break into a customer, it is very difficult for you to change the customer as well, to change the supplier as well, right? So this is why this business does well. And इनके overall long term EBITDA margin देखेंगे तो कंपनी का EBITDA मार्जिन हमेशा 18 to 25% के हेर फेर में रहे, एंड कंपनी के कैश फ्लोज भी काफ़ी अच्छे हैं. बट फिर कंपनी में अभी इस टाइम पे क्या इशू या क्या प्रॉब्लम है, अभी 44 की मल्टीपल चल रही है. ऐसा रीज़न क्या है? इसका एक सिंपल रीज़न है कि कंपनी अभी फुल्ली कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है, एंड कंपनी ने अभी लैंड एक्वायर करी है. तो what is happening is that because the new capacity will take 2 to 2.5 years to come up. तो अभी ये केपेक्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो बाय FY27 के हाफ में जाके नई कैपेसिटी आएगी इनके पास. एंड अगले 2-2.5 साल के लिए प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो सकते हैं बस, बट कोई मतलब ग्रोथ ड्राइवर्स नहीं है. आप समझ पा रहे हैं कि कोई बहुत बड़े ग्रोथ ड्राइवर्स नहीं है फॉर द नेक्स्ट 2 to 2.5 years. दिस इज वाई इट इज वेयर इट इज. इट्स इन अ साइडवेज रेंज, अभी शायद से बेस से बाहर आया है. बट दिस इज वन ऑफ द वेरिएबल्स टू ट्रैक कि 2 to 3 years लगेंगे ग्रोथ ट्रिगर्स को आने के लिए. देखिए अर्निंग्स इज द पेट्रोल विच फ्यूल्स द कार, एंड कार क्या है यहाँ पे केस में द स्टॉक, राइट? सो अर्निंग्स के ट्रिगर्स अभी 2-3 साल के लिए नहीं है, इवन दो कंपनी में एंट्री बैरियर बहुत अच्छे है और कैश फ्लोज काफी अच्छे हैं. इसके साथ साथ एक और कंपनी है याशो इंडस्ट्रीज के नाम से, जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स और लुब्रिकेंट्स के अंदर है. तो याशो इंडस्ट्रीज ने काफी बड़ा केपेक्स करा है. यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ ऑफ याशो इंडस्ट्रीज जस्ट ओवर हियर. तो इनका केपेक्स जस्ट लाइव गया है, राइट? तो जस्ट ओवर इनका भी जस्ट केपेक्स लाइव गया है, एंड दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट बेसिकली जस्ट इनका यहाँ पे आप चेक करते हैं फिक्स एसिड बेस कंपनी का जो 120 odd करोड़ का था, अब यहाँ पे आप चेक करते हैं 461 करोड़ का CWIP है. तो कंपनी ने काफी बड़ा केपेक्स करा है, एंड कंपनी का जो इतना जो इस टाइम पे लाइक बिग साइज का केपेक्स करा है, दैट इज ऑन द पखाजन प्लांट के अंदर ये कंपनी केपेक्स कर रही है. तो 20,000 टन्स का यूनिट कंपनी ने सेटअप करा है एट अ कॉस्ट ऑफ 470 odd करोड़ के आसपास. एंड ये अभी फेज 1 है, फेज 2 तो कंपनी का बाद में आएगा. आई थिंक आप दिस इज वन ऑफ द कंपनीज जहाँ पे एक्सपेंशन हैज जस्ट रिसेंटली कम अप, एंड यहाँ पे दे आर सेइंग द मार्जिन्स विल गो टू 19 to 20 odd% के आसपास EBITDA मार्जिन जा सकते हैं, फिर टॉप लाइन क्रॉसिंग क्लोज टू 900 to 1,000 करोड़. सो दिस इज वन ऑफ द बिजनेसेस यू कैन रीड इंडिपेंडेंटली, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में ग्रोथ ट्रिगर्स है, ग्रोथ ड्राइवर्स है. What really differentiates the company is an answer I'm not able to come up to at the moment. जैसे मैं फाइन ऑर्गेनिक्स में मेरे पास आंसर है, यहाँ पे तो they're just manufacturing industrial chemicals and lubricants. So what really differentiates it? I don't have a good answer to it as of now. But yes, that is one of the companies जहाँ पे just capex live गया है, right? Then यहाँ पे हम पिगमेंट्स की बात करते हैं, तो पिगमेंट्स में हमने सुदर्शन केमिकल्स की इस चैनल पे आज से 4-5 महीने 6 महीने पहले वीडियो करी थी when it hit the rock bottom. Reason being because पिगमेंट्स में सुदर्शन केमिकल्स, तो अगर हम पिगमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं तो पिगमेंट इंडस्ट्री देखिए पेंट पे डिपेंडेंट है ग्रोथ के लिए डोमेस्टिकली, एंड इंडिया में पेंट्स की कैपेसिटी बहुत लग रही थी, तो इट्स अ प्रॉक्सी टू इट, राइट? तो जर्मनी में कंपनी बाय द नेम ऑफ हॉयबैक, and they're one of the largest pigment manufacturers in the world. That company recently has gone bankrupt. This is why you can see Sudarshan Chemical, like the stock chart has been like on fire in chemical space because one of the competitors has gone bankrupt. And Sudarshan Chemical ने recently 750 crores का capex करा है. तो देखिए यहाँ पे दो तरीके के पिगमेंट्स हैं, एक तो ये नॉर्मल पिगमेंट्स बनाते हैं और एक स्पेशलिटी पिगमेंट्स बनाते हैं जो हाई परफॉर्मेंस पिगमेंट्स होते हैं. तो इन्होंने जो पूरा केपेक्स करा है वो हाई परफॉर्मेंस पिगमेंट्स के लिए करा है, और ये केपेक्स 2020 के एंड में इनका प्लान था, और ओवर लास्ट 2-3 years ये केपेक्स खत्म हुआ है.
तो यहाँ पे अभी उस टाइम पे कहते थे हमारा मार्जिन 18% हो सकता है, जो Q4 में जाके बड़ी मुश्किल से 16% का मार्जिन वापस हुआ है इस कंपनी का. एंड फ्रॉम हेयर द मार्जिन माइट बी ऑन एन इंप्रूविंग ट्रैजेक्टरी बिकॉज सुदर्शन केमिकल्स अभी ऑपरेटिंग लेवरेज के ऊपर बैठा हुआ है, राइट. जैसे हमने आज से 6-7 महीने पहले एक वीडियो करा था, वहां पे हमने पूरा बिजनेस एनालिसिस करा था, बिकॉज इस इंडस्ट्री एनालिसिस का पर्पस देखिए आपके साथ बिजनेस एनालिसिस करना, राइट. देन सुदर्शन केमिकल्स के केस में आप चेक करेंगे तो ये 750 करोड़ का केपेक्स हैज गॉन लाइव बिटवीन FY20 to 23, एंड वहां पे अभी जस्ट यूटिलाइजेशन है स्टार्टेड. एंड एक्सपोर्ट रेवेन्यू कंपनी का 4% ग्रो करा, डोमेस्टिक रेवेन्यू फिर भी 10% पे ग्रो करा है लास्ट ईयर में. बट दिस क्योंकि एक यूरोपियन प्लेयर हैज गॉन बैंकरप्ट, तो इट लीड्स टू so it leaves a white space for the company to capture, and let's see if they're able to capture the space or not, because see कंपनी के पास जो FY11 से लेके अभी तक देखते हैं तो कंपनी हैज बिकम द थर्ड लार्जेस्ट पिगमेंट प्रोड्यूसर ग्लोबली. डोमेस्टिक मार्केट शेयर 35% का है, एंड कंपनी ने जो इतना बड़ा अभी केपेक्स पूरा करा है तो यू कैन सी कि ग्रॉस ब्लॉक कंपनी का भी 1724 करोड़ का हो गया है, एंड दैट इज अगेन स्टिल अंडर यूटिलाइज. सो इफ द यूटिलाइजेशन स्टार्ट्स तो कंपनी अभी ऑपरेटिंग लेवरेज के ऊपर बैठी हुई है, विच रिमेन्स टू बी सीन कि कैसे ये ऑपरेटिंग लेवरेज से इनका बेनिफिट आता है. तो अगर आप Q4 के अंदर चेक करते हैं तो कंपनी का ऑलरेडी जो मार्जिन है, तो कंपनी वैसे तो बता रही है कि ग्रोथ नंबर्स शुड स्टार्ट इंप्रूविंग गोइंग फॉरवर्ड. तो कंपनी के जो मार्जिन है वो 16% हो गए, which is the highest margin the company has reported over the last 12 quarters, right? So this is again a turnaround sign कि finally the growth has come back. That is the interesting element, right? So you should watch the 6-7 month old video. It will give you more detailed insights about the company. तो अगर 60 करोड़ का कंपनी का पैट रन रेट रहता है तो यू कैन जस्ट डू 60 into 4 एंड जस्ट चेक कि क्या पी मल्टीपल है कंपनी का, और इफ द पैट रन रेट ऑल्सो इम्प्रूव्स फर्दर तो व्हाट कैन प्रोबेबली हैपन, राइट. बट लास्ट 12 क्वार्टर का बेस्ट EBITDA मार्जिन अभी कंपनी ने रिपोर्ट करा है. देन गोइंग फॉरवर्ड टू अदर पिगमेंट मैन्युफैक्चरर्स, देन अल्ट्रामरीन पिगमेंट्स है, इन्होंने भी रिसेंटली केपेक्स काफी बड़ा करा था. तो आप डेप्रिसिएशन देखेंगे तो देयर डेप्रिसिएशन हैज गॉन फ्रॉम 9 करोड़ to 22 करोड़. आई थिंक इनका केपेक्स कुछ 80 to 100 odd करोड़ के आसपास का प्लस है, एंड दिस इज वन ऑफ द कंपनीज विच लाइकली will sort of again क्योंकि अगर pigments start picking up, so this is also one of the companies which is there. but सुदर्शन केमिकल्स का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत वास्ट है, अल्ट्रामरीन का उतना वास्ट नहीं है, तो आपको इंडिपेंडेंटली एनालाइज करना पड़ेगा. बट पिगमेंट स्पेस के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है इंडियन प्लेयर्स की, इतना जरूर पता लग रहा है वैल्यू चेन को पढ़ने के बाद. फाइनली हम लास्ट 2 कंपनीज पे आते हैं. यहाँ पे अभी हमने कुछ काफी सारी कंपनीज छोड़ी भी बीच में, बिकॉज आई थिंक देयर आर क्लोज टू 35 to 40 कंपनीज, बट वी कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द मेजर वंस. तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में अभी हम विनीति ऑर्गेनिक्स, क्लीन साइंस और तत्वा चिंतन का डिस्कशन करेंगे. देखिए विनीति ऑर्गेनिक्स का आज से हमने 3-4 साल पहले चैनल पे वीडियो करा था और हमने ये डिस्कशन करा था उस टाइम पे कि विनीति ऑर्गेनिक्स का एक बेस प्रोडक्ट है ATBS के नाम का, जो ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग में यूज होता है, जो बड़ा ही एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट है. वहाँ पे 35-40% मार्जिन कंपनी कमाती है, बट वहाँ पे 65% वर्ल्ड का मार्केट शेयर है इनके पास. बट अब प्रॉब्लम क्या आई कि अब देखिए वो प्रोडक्ट में तो फुल्ली पेनिट्रेशन हो गई, तो इंक्रीमेंटली आप किसके अंदर आए, आप ब्यूटिलेटेड फिनॉल्स में आए, आप लाइक जो आई थिंक इनका AO करके एक पोर्टफोलियो एंटीऑक्सीडेंट्स का, उसके अंदर आए. तो प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पे मार्जिन कम है, राइट. वहाँ पे मार्जिन ATBS से काफी कम है. तो अभी विनीति ऑर्गेनिक्स में क्या चल रहा है, क्योंकि हमने इनकी कॉन कॉल पढ़ी तो कंपनी 20% सेल्स ग्रोथ की गाइडेंस दे रही है फॉर नेक्स्ट 3 years. But just looking at the financials of the company, the company has said कि इनका EBITDA margin will remain between 25 to 26% sustainably going forward, which is much lesser than their last 5-year EBITDA margins, right? So again, it's not company's fault because हर बारी ATBS जैसा product ढूंढना is impractical also. But yes, if the margins they remain at 25%, and even if the sales go to 3,800 odd crores, राइट. सो बेसिकली कंपनी का जो EBITDA है 1,000 to 1,100 करोड़ का हो सकता है उस सिनेरियो में, एंड मार्केट कैप ऑलरेडी क्लोज टू 20,000 करोड़ के आसपास है, राइट. सो ये चीज आपको इंडिपेंडेंटली एनालाइज करनी पड़ेगी. सेम एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्लीन साइंस के अंदर है अभी. तो क्लीन साइंस के अंदर भी क्या चल रहा है अभी कि इनका जो बेस पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स है वो काफी हाई मार्जिन इन नेचर है, बट जो हेल्स वाले प्रोडक्ट है इनके, जो फर्स्ट टाइम इंडिया में वाटर केमिकल मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, यहाँ पे अभी 15% EBITDA मार्जिन है एंड मैक्सिमम 25% EBITDA मार्जिन जा सकता है. अगेन सी देखिए मैनेजमेंट का तो डिसीजन सही है प्रोडक्ट्स लगाने का,
बट क्लीन साइंस के केस में भी 65 टाइम्स की पी रेशियो है, राइट। एंड क्लीन साइंस के केस में भी मार्जिन पहले 46-48% होते थे, बट इंक्रीमेंटली मार्जिन डाइल्यूटिव प्रोडक्ट से कंपनी की इस टाइम पे ग्रोथ आ रही है, विच इज अगेन समथिंग दैट इज टू बी लुक्ड एट थॉट ऑफ इंडिपेंडेंटली, कि अगर मार्जिन डाइल्यूटिव प्रोडक्ट से ग्रोथ आ रही है तो उसको कितना आप मल्टीपल अस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये क्लीन साइंस और विनती के अंदर कॉमन प्रॉब्लम है, इवन दो कंपनीज काफी अच्छी कंपनीज है अपने डोमेन में, एंड मल्टीपल दोनों का 60-65 की पी है। तत्वा चिंतन के केस में हमने इस पे भी वीडियो करी थी, और हमने आई थिंक टुवर्ड्स द एंड वैल्यूएशंस में बोला था कि रिमेनिंग टू बी सीन कि क्या इनके मार्जिन सस्टेन हो सकते हैं, नहीं हो सकते। एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी उस टाइम पे हमें लगता था कि शायद से वैल्यूएशंस में मिसिंग था, बट अगेन दैट वाज जस्ट अ रफ अंडरस्टैंडिंग, इट वाज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। बट वहां से अगर हम चेक करेंगे तो मार्जिन हैव एक्चुअली कोलैप्स्ड, एंड रीजन बीइंग बिकॉज यूरोप के अंदर ऑटो स्लो डाउन आ गया, बिकॉज सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाई। तो एसडीए करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, एंड ये जो एक और प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट करके, जो आपके एग्रोकेमिकल और फार्मास्यूटिकल में यूज होता है, बट अभी एग्केम तो डाउन साइकिल के थ्रू जा रही है। तो कंपनी के मार्जिन विल रिवर्ट, दैट इज देयर इन देयर कॉन्फ्रेंस कॉल, बट मार्जिन रिवर्जन के बाद भी आपको चेक करना पड़ेगा कि कंपनी का पी मल्टीपल क्या जस्टिफाई कर पाएगा उस ग्रोथ रेट्स को या नहीं। एंड कंपनी हाइब्रिड कार्स के लिए भी आई थिंक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रही है, बना रहे हैं, राइट। सो अगेन विल बी इंटरेस्टिंग टू सी, बिकॉज कैसे ये कंपनी आगे स्केल अप कर पाते इवन तो नीश केमिकल्स में। बट अगेन सी, एक्सपोर्ट डिमांड जब इम्पैक्ट हुई तो मार्जिन को इम्पैक्ट तो होना ही था, दैट इज व्हाट हैज प्लेड आउट ओवर देयर। तो दिस जस्ट टीचेस अस कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज समथिंग दैट एवरीवन मस्ट रिमेंबर, राइट। सो दिस इज विद द एग्जांपल ऑफ तत्वा चिंतन, एंड हमने विनिति ऑर्गेनिक्स का भी एग्जांपल देखा, हमने क्लीन साइंस का भी एग्जांपल देखा। इसके साथ साथ अब हम क्या करेंगे, पूरे सेक्टर की वैल्यूएशंस एंड टेक्निकल्स की तरफ चलेंगे। तो पहले हम टेक्निकल्स के अंदर आते हैं। टेक्निकल्स में हमने यहाँ पे क्या करा है कि हमने कस्टम इंडेक्स बनाया है, राइट। तो दिस कस्टम इंडेक्स बेसिकली दिस इज ट्रेडिंग व्यू पे हमने पूरे सेक्टर का कस्टम इंडेक्स बनाया हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं। एंड इसके अंदर एप्कोटेक्स, बालाजी माइंस, अल्काइल माइंस, सुदर्शन केमिकल्स, पीआई इंडस्ट्रीज और ये सारी कंपनीज दी हुई है। तो अगर आप कस्टम इंडेक्स को देखते हैं तो कस्टम इंडेक्स एट द मोमेंट इज करेंटली गोइंग थ्रू अ साइडवेज कंसोलिडेशन। बट साइडवेज कंसोलिडेशन में वन इंटरेस्टिंग थिंग टू नोटिस ओवर हियर इज कि इस पूरे साइडवेज कंसोलिडेशन में अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ देखते हैं वर्सेस द कंपैरिजन ऑफ निफ्टी 50, तो यू विल सी दैट इट इज शेपिंग डाउनवर्ड्स, माने रिलेटिवली द एंटायर केमिकल सेक्टर इज अंडर परफॉर्मिंग द निफ्टी 50 itself right now, and we have chosen a very lenient benchmark बिकॉज काफी सारी केमिकल कंपनी स्मॉल कैप्स भी हैं या मिड कैप्स भी हैं या निफ्टी 100 में होंगी, राइट। तो फिर भी हम निफ्टी 50 का बेंचमार्क चूज कर रहे हैं विच इज मोर लीनियंट इन नेचर, राइट। तो करेंटली जस्ट सीम्स की मल्टी ईयर पीक या मल्टी ईयर टॉप इस सेक्टर का 2021 नवंबर में लगा था, अगर आप इस एरिया को देख सकते हैं। तो लास्ट लाइक ऑलमोस्ट 1.5 years से द सेक्टर इज कॉम्प्रिहेंसिवली undergoing correction and underperforming the Nifty 50 index. And what else is there to see is that कि फिर भी कुछ stocks within the index शायद से they might be doing better। जैसे हमने बात करी थी वीडियो में कि चाहे अगर हम एक सुदर्शन केमिकल्स का डिस्कशन करें तो अगेन आप ये देखेंगे निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म कर रहा है इस टाइम पे, राइट। चाहे अगर हम इसका डिस्कशन देखते हैं सुदर्शन केमिकल्स का, सुदर्शन केमिकल्स के साथ साथ अगर हम देखते हैं और भी हम पिगमेंट स्पेस में आते हैं तो रिसेंटली अल्ट्रामरीन पिगमेंट्स में भी बेसिकली थोड़ा सा बेटर होने स्टार्ट हुई थी चीजें, बट स्टिल इट इज देयर स्टक इन अ कंसोलिडेशन मोड। इसके अलावा देखते हैं हम कार्बन ब्लैक स्पेस में, फिलिप कार्बन ब्लैक है विच वाज आउट परफॉर्मिंग द इंडेक्स करेंटली, बट अगेन बीच में एक ड्रॉडाउन आया। Then apart from this, let's look at SRF, which is one of the market leaders in agrochemicals, again going through a sideways consolidation and currently is comprehensively underperforming the index. Then एक आरती इंडस्ट्रीज का एग्जांपल लेते हैं। तो आरती इंडस्ट्रीज just recently has slightly started outperforming the index, but currently comprehensive नहीं है क्योंकि relative strength भी अभी sideways ही जा रही है। बीच में बहुत स्ट्रांग हो गया था बट अभी थोड़ी सी साइडवेज है, तो देखने को पता लगेगा रिजल्ट्स कैसे आते हैं। फिर जब हम अतुल लिमिटेड का डिस्कशन करते हैं तो अतुल लिमिटेड इज ऑल्सो कॉम्प्रिहेंसिवली अंडर परफॉर्मिंग द इंडेक्स इटसेल्फ, चाहे हम रिलेटिव स्ट्रेंथ को नीचे देखें। सो आइडिया टू कंसिडर फ्रॉम टेक्निकल्स इज कि फॉर द टाइम बीइंग इट जस्ट लुक्स दैट द सेक्टर इज स्टिल इन अ डाउनवर्ड्स ट्रैजेक्टरी। एंड जैसे हमने वीडियो में देखा था
कि जो डोमेस्टिक फोकस नेम है, चाहे वो पिगमेंट्स के अंदर हो और कुछ कुछ डाइज में हो, वहां पे अभी रिकवरी के साइंस हैं, बट एग्रोकेमिकल्स में अभी कोई भी रिकवरी के साइंस नहीं है। तो एक बार हम जो डोमेस्टिक एग्रो नेम्स को भी देख लेते हैं, जिसमें धानुका एग्रीटेक का डिस्कशन करते हैं, तो अगेन इट इज आउट परफॉर्मिंग द इंडेक्स। देन यहाँ पे हम इंसेक्टिसाइड्स इंडिया का डिस्कशन कर लेते हैं। तो इंसेक्टिसाइड्स इंडिया ऑल्सो just recently has started outperforming the index, but still not very comprehensive outperformance over here in insecticides India's case. Then एक और कंपनी की बात करते हैं, that is by the name of the Dharmaj Crop Guard. Over here as well, recently they've basically started doing well versus the index, but it remains to be seen कि whether they'll be able to grow or not, because इस बारी सांख्या जिनका केपेक्स स्टार्ट हुआ है वहाँ पे 15-20 करोड़ का लॉस आएगा बिकॉज ऑफ प्री ओपेक्स कॉस्ट, राइट। सो दिस इज विद द टेक्निकल्स ऑफ द सेक्टर, राइट। एंड टेक्निकल्स में एक चीज और कि जैसे अगर प्रीवी स्पेशलिटी का डिस्कशन करें तो रिसेंटली अगेन इट इज ट्राइंग टू कम आउट ऑफ अ बेस फॉर्मेशन। तो बट प्रीवी स्पेशलिटी भी एंड कोई भी ये सारी केमिकल कंपनीज को हम सिर्फ टेक्निकल्स ही नहीं देख सकते, हमें वैल्यूएशंस भी देखनी पड़ेगी। तो जब हम वैल्यूएशंस पे आते हैं तो एक चीज का मेरे को काफी डर लगता है सेक्टर में, जो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। क्या चीज है बेसिकली, इन स्पाइट ऑफ द ड्रॉ डाउन विच इज हैपेंड, राइट, तो पूरा का पूरा सेक्टर अभी जैसे स्टेज 4 के थ्रू गया, द पी मल्टीपल्स फॉर अ लॉट ऑफ देम रिमेन एलिवेटेड, राइट। तो जैसे हम यहाँ पे अभी आरती फार्मा लैब्स को हटा देते क्योंकि हम फार्मा में करेंगे, बट पी मल्टीपल्स रिमेन स्टिल वेरी एलिवेटेड। चाहे वो आरती इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल हो, तो बेसिकली मार्केट क्या बेट कर रही है इज दैट द अर्निंग्स ग्रोथ विल नॉर्मलाइज, और अर्निंग्स ग्रोथ नॉर्मलाइज होती है तो हो सकता है पी रेशियो कम हो जाए। बट देन अगेन यू हैव टू थिंक कि जैसे अगर हम आरती इंडस्ट्रीज का स्मॉल एग्जाम्पल लेते हैं कि वेदर इफ द अर्निंग्स लाइक गोज टू लाइक अगर 700-800 करोड़ का भी पैट होता है या 900 करोड़ का भी पैट होता है, तो उस टाइम पे भी पी मल्टीपल क्या आएगा, वेदर इट इज लाइक 25 टाइम्स और 30 टाइम्स, दैट इज समथिंग दैट वन नीड्स टू थिंक अबाउट इंडिपेंडेंटली, एंड आपको एग्जिट मल्टीपल्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सिमिलरली अल्काइल अमाइंस का देखते हैं, तो इन स्पाइट ऑफ अ ड्रॉ डाउन आज भी 71 टाइम्स का पी रेशियो चल रहा है, एंड हमने वीडियो में देखा कि कैसे इस इंडस्ट्री के अंदर ओवर सप्लाई आ रखी है। तो यहाँ पे हम अल्काइल अमाइंस का एक बार एग्जांपल देख लेते हैं कि इन स्पाइट ऑफ द ड्रॉ डाउन, राइट, तो ड्रॉ डाउन यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड राइट पीक पी रेशियो स्टॉक की 75 थी, अभी भी पीक पी रेशियो पे चल रहा है। तो असूलन अर्निंग्स की करेक्शन हुई है, प्राइस की करेक्शन भी हुई है, बट मेजरली पी रेशियो में अभी भी करेक्शन नहीं हुई, राइट। सेम एग्जांपल हम देते हैं यहाँ पे अनुपम रसायन का। अनुपम रसायन फर्स्ट टाइम ने अपनी ग्रोथ गाइडेंस दी थी, अभी भी 64 की पी पे है। अतुल 66 टाइम्स की पी मल्टीपल पे है बिकॉज ऑफ क्रैश इन अर्निंग्स, एंड नाउ देयर इज अ चांस दैट द अर्निंग्स माइट रिकवर, बट अगेन फोक्स द प्रॉब्लम इज कि इवन दो इफ द अर्निंग्स रिकवर, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अतुल, तो सोचते हैं कि अतुल का यहाँ से जो पैट है 100 करोड़ पर क्वार्टर का हो जाता है, तो लगभग 400 करोड़ का पैट हो सकता है अतुल का, जस्ट अ वेरी क्रूड असम्पशन। तो 400 करोड़ के पैट पे भी कंपनी ऑलरेडी 51 टाइम्स की पी रेशियो पे चल रही है, अज्यूमिंग द रिकवरी किक्स इन, right? So again, it is tricky. It's not that easy at the moment in this sector. Hopefully you are able to recognize this कि even though the prices have corrected, stage 4 में काफी सारे stocks चल रहे हैं, but still the multiples still do not look cheap. जैसे दीपक नाइट्राइट में positives हैं, but it is close to 50 times earnings right now. But again यहाँ पे हमें फिनॉल की प्राइसिंग भी ट्रैक करनी पड़ेगी जो अभी बढ़ रही है। तो दीपक नाइट्राइट अभी 50 टाइम्स अर्निंग्स के आसपास चल रहा है, राइट। एंड अज्यूमिंग दीपक नाइट्राइट का 1000 करोड़ का पैट हो जाता है वापस, तो 1000 करोड़ के पैट पे भी ऑलमोस्ट 37 टाइम्स अर्निंग्स पे चल रहा है, until or unless कि you have a 4-5 year view where their entire capex kicks in and the PAT goes to some 2,000-3,000 crores. So maybe that is one of the ways that people are looking at this story. But again मेरे को इतना आइडिया नहीं है, बट मैं आपके साथ सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ कि वैल्यूएशंस में अभी भी क्या लग रहा है। देन यहाँ पे अगर हम फाइन ऑर्गेनिक्स का लेते हैं तो फाइन ऑर्गेनिक्स अभी भी 44 की पी पे, और फाइन ऑर्गेनिक्स में हमने देखा कि अगले 2.5-3 साल के लिए कोई ग्रोथ ट्रिगर नहीं है बिकॉज ऑफ कैपेसिटी कंस्ट्रेंट। फिनियोटेक्स केमिकल अभी 36 टाइम्स के मल्टीपल पे है, यहाँ पे फिर भी कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंटली पढ़ सकते हैं। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स 35 टाइम्स की पी रेशियो पे, एंड गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स की वॉल्यूम ग्रोथ 8-9% के आसपास है बिकॉज ऑफ एफएमसीजी लिंकेजेस। देन GHCL सोडा एश बिजनेस है, सोडा एश के प्राइसेस इस टाइम पे कोलैप्स कर रहे हैं। गुजरात फ्लोरोकेम 82 टाइम्स की अर्निंग्स पे है बिकॉज पीपल आर एक्सपेक्टिंग दैट द पीक प्रॉफिटेबिलिटी विल कम बैक, बट रिमेनिंग टू बी सीन। अगेन यू हैव टू थिंक अबाउट, आपको इंडिपेंडेंटली सोचना है कि वो कब क्वार्टरली नंबर्स में हमें दिखने लगेगा, राइट। नवीन फ्लोरिन आज भी 79 टाइम्स की पी मल्टीपल पे है, एंड जस्ट टू कंसिडर दीज थिंग्स इन अ पर्सपेक्टिव, नवीन फ्लोरिन में पीक पैट 136 करोड़ का था एक क्वार्टर में,
एंड दैट वेंट टू 136 करोड़ प्योरली बिकॉज CDMO बिजनेस की सप्लाई थी. तो नवीन में बहुत सारी कैपेसिटी एक्सपेंशन हुई है, फिर भी बिकॉज ऑफ दिस डिप्रेशन इन द मार्जिन्स जो मैनेजमेंट कह रही है कि FY25 में 20 होगा, FY26 में 25 जाएंगे. So you just have to think independently कि whether they'll be able to cross the previous peak margins or not, because agrochemical में अभी भी क्या चल रहा है, डाउन साइकिल चल रही है. एंड इनका जो स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस है उसमें काफी सारा बिजनेस एग्रोकेमिकल से रिलेटेड है, इवन दो इनका फार्मा बिजनेस CDMO में ट्रूली यूनिक एंड डिफरेंशिएटेड है, राइट. सिमिलरली अगर हम एग्जांपल लेते हैं SRF का 54 टाइम्स अर्निंग्स पे, तो फ्रैंकली अगर मैं सेक्टर में देखूं तो कुछ जो बिजनेसेस जस्ट ऑन द P मल्टीपल निकल के आते हैं, एक PCBL निकल के आता है, फिलिप कार्बन ब्लैक 20 टाइम्स की P पे कंपनी ने एक्विजिशन करी अभी, बट रिमेनिंग टू बी सीन की उस एक्विजिशन में कितनी अंडर अर्निंग है, ओवर अर्निंग है. सेकंड स्टॉक जो एग्जांपल में निकल के आता है दैट इज दीपक फर्टिलाइजर, 22 टाइम्स की अर्निंग्स में मैसिव केपेक्स करा हुआ है ऑफ अमोनिया एंड टेक्निकल अमोनियम नाइट्राइट. अगेन बल्क कमोडिटी है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद ट्रैकिंग. तो हमने PCBL और इसका एग्जांपल देखा. थर्ड हम विष्णु केमिकल्स का एग्जांपल ले सकते हैं. अभी P मल्टीपल में रनअप आ गया जरूर, बट दे हैव आल्सो डन बैकवर्ड इंटीग्रेशन आल्सो, क्रोमोर की जाके इन्होंने माइंस भी लिए अभी. एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आफ्टर मल्टीपल क्वार्टर्स is that their margins have gone to 21 odd EBITDA percentage, right? So again, it is there. But similarly, just to give an idea ki how this sector trades, Neogen Chemical का example लेते हैं. The earnings multiple is at 122 times. Yeah, you heard that right, 122 times. People will say कि profits are depressed, but from this quarter it has normalized sort of 80 odd percentage के आसपास. तो 17 करोड़ का रन रेट भी ले लेते, सपोज करते हैं 25 करोड़ का भी रन रेट हो जाता है एक क्वार्टर का, तो 100 करोड़ का प्रॉफिट आता है. एंड मार्केट कैप ऑलरेडी 4349 करोड़ का है, विच इज अगेन ऑलमोस्ट 43 to 44 टाइम्स, अज्यूमिंग एन अग्रेसिव एस्टिमेट कि 100 करोड़ का पैट ही कंपनी कर सकती है. एंड अगेन यू हैव टू सी कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट्स के प्राइसेस क्या चल रहे हैं इंटरनेशनली, एंड EV की इकोसिस्टम में क्या चल रहा है, क्योंकि अब तो लोग कह रहे हैं कि हाइब्रिड का यूसेज ज्यादा आएगा और EV की सेल्स इंडिया में अभी गिरने लग गई है. सो दीज आर थिंग्स दैट एज एन इन्वेस्टर वन मस्ट रैशनली असेस, बिकॉज सी आज ये स्टॉक्स कई लोग कहेंगे सिक्लिकली लो मल्टीपल पे बिकॉज हाई भी है, बट अगेन मेरा आपसे एक क्वेश्चन क्या जाता है कि सपोज नियोजन का एग्जाम्पल लेते हैं, प्राइस टू सेल्स देखते हैं कंपनी का, तो प्राइस टू सेल्स आज भी 6.3 टाइम्स के आसपास है, राइट. प्राइस टू सेल्स स्टिल हैजंट फॉलन टू 2 or 3 टाइम्स लेवल. सिमिलरली गुजरात फ्लोरोकेम का एग्जाम्पल लेते हैं, राइट, जस्ट ओवर हियर. गुजरात फ्लोरोकेम के केस में भी प्राइस टू सेल्स आज ऑलमोस्ट 8.3 टाइम्स का प्राइस टू सेल्स है, राइट. B2B बिजनेस में 3-4 टाइम्स का प्राइस टू सेल्स होता है, तो बंदा सोचता है कि यार हो सकता है इसमें वैल्यू हो, बट 8.3 टाइम्स का प्राइस टू सेल्स चल रहा है, राइट. सो बेसिकली इट इज स्टिल बीइंग वैल्यूड फुल्ली, but we don't know when the recovery kicks in. That is what the conclusion to this sectoral analysis is, and it's the reality, right? So as an investor one must admit reality कि even though some of the names जैसे हमने डिस्कस करे जहाँ पे अभी cheaper multiple हो सकते हैं, but across the sector what is one baking in कि that the earnings will exponentially recover, and accidentally if the earnings do not exponentially recover तो margin of safety missing हो सकता है, राइट. तो हमने ऐसे ही एक आपके साथ वीडियो एनालिसिस करा था सुदर्शन केमिकल्स का, एंड सुदर्शन केमिकल्स में आई थिंक वी मेड दिस वीडियो सम टाइम लाइक 4-5 months बैक, जब 80 टाइम्स के पी पे था, बट यहाँ पे अर्निंग्स बहुत एक्सपोनेंशियल रिकवर करी. यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल. एंड यहाँ पे जो हमने डिस्कशन करा पिगमेंट पे कि वन ऑफ देयर कंपेटिटर्स आल्सो वेंट बैंकरप्ट, राइट, बट अर्निंग्स हैव स्टार्टेड रिकवरिंग फॉर सुदर्शन केमिकल्स एंड दे आर आल्सो गेनिंग मार्केट शेयर, राइट. तो सिक्लिकल सेक्टर में आपको यही देखना पड़ेगा कि हाई पी रेशियो कुड बी एन अपॉर्चुनिटी आल्सो, बट यू हैव टू think very carefully whether the earnings will recover or not. Hopefully, let's go towards the conclusion of this video, and आपको टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स का वैल्यूएशन एस्पेक्ट बहुत अच्छे से इस सेक्टोरल एनालिसिस से समझ आया होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. इन कंक्लूजन वी कैन सी कि कैसे कुछ एरियाज में अभी भी पेन पॉइंटर्स हैं. जैसे हमने सोडा ऐश की बात करी तो सोडा ऐश के प्राइसेस अभी भी गिर रहे हैं, या हमने एग्रोकेमिकल्स में एक्सपोर्ट की बात करी तो चाइना में एग्रोकेमिकल्स की प्रोडक्शन इस टाइम पे भी बढ़ते जा रही है. और वी डिस्कस अदर थिंग्स की कुछ जगह पे रिकवरी दिख रही है, जैसे पिगमेंट्स में यूरोप के अंदर कुछ प्लेयर्स बैंकरप्ट हो गए इस टाइम पे, सो दोज बिजनेसेस आर डूइंग वेल. सो दैट वाज द पर्पस ऑफ दिस वीडियो कि हम ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन को इंडिपेंडेंटली एनालाइज कर पाए. सो आपकी क्या की लर्निंग्स इस वीडियो से, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. विद दिस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट इंडस्ट्री एनालिसिस ऑफ SOIC, जो अब हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे करने वाले हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. होप टू सी यू इन द नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस ऑफ SOIC. जय हिंद.